जैसे हम इसमें एसी सप्लाई देते हैं तो इसमें फ्लक्स कम ज़्यादा होने वाली, जो एसी की जो प्रवृत्ति है वो कम ज़्यादा होने वाली है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर आधी साइकिल में ये मैक्सिमम हो गया, उसके बाद ये मैक्सिमम फ्लक्स बनी, आपको प्लस में फ्लक्स मिल गई। उसके बाद जैसे ये आधी साइकिल आपकी और आ गई वो नेगेटिव में, तो माइनस की फ्लक्स मिल गई। तो मैक्सिमम फ्लक्स आपको 2 बार मिली, एक साइकिल में आपको 2 बार मैक्सिमम फ्लक्स मिल रही है। तो हमारा जो सिद्धांत है कि जो वोल्टेज पे जो पैदा होते हैं d∅dt, और उसके बाद एक साइकिल में अपने को 2 बार मिल रहा है तो 2f हो गया। और ये कितने टर्न के ऊपर, जितने आपके टर्न हैं, जितने आपने टर्न लगाए हैं, उस टर्न के आधार पर इसमें फ्लक्स बनता है जो इसको सेकेंडरी को काटता है। 4, 5 मैक्सिमम एंड टर्न f फ्रीक्वेंसी, तो इतने वोल्टेज आपको मिलते हैं। अब इन वोल्टेज को अपन RMS मान, हमारे जितने भी वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर हैं वो हमारे RMS मान को मापते हैं। ये मैक्सिमम मान निकालना है तो 1.11 का गुणा करेंगे, 1.11 का जो फार्मूले का है वो इसमें गुणा कर देते हैं। तब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, इसमें जो EMF बनेगा, EMF बराबर इसमें 1.11 का गुणा करेंगे तो 4.445 F और N, इतने वोल्टेज प्राप्त होंगे। ये आपका ट्रांसफार्मर का फार्मूला हो गया, EMF समीकरण, इसको बोलते हैं आपका EMF समीकरण। EMF समीकरण पूछा तो क्या कहेंगे, 4.445 F N या T कर दो। किसी फार्मूले की किसी बुक के अंदर थोड़ा चेंज भी मिलेगा आपको, जहाँ कहीं N लिखा हुआ है इसकी जगह T भी लिखा हो सकता है, N या T। N है मतलब नंबर ऑफ टर्न, तो कहीं कहीं एक इंडिकेशन T भी दे दिया तो बोलेंगे कि यह 5FT क्या है, तो T है वो भी टर्न है, तो बनते हैं। अब इन दोनों का अपन कंपैरिजन करते हैं, अनुपात निकालते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। यहाँ पर कितने टर्न थे और कितनी फ्लक्स बनी है, और यहाँ पर कितने टर्न थे और कितनी फ्लक्स बनती है, कंपैरिजन करते हैं। वो कहलाता है आपका अनुपात। तो वो कहता है ट्रांसफार्मर रेशो। ट्रांसफार्मर रेशो होता है वो E2, मतलब सेकेंडरी के जो वोल्टेज हैं बटा E1, वो बराबर होंगे आपके N2 बटा N1। ये टर्न के ऊपर आधारित है। E2 बटा E1 बराबर N2 बटा N1। ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर रेशो। अब इसके बाद एक चीज़ और आती है, थोड़ी देर पहले हमने KVA, क्योंकि ट्रांसफार्मर में KVA की रेटिंग के आधार पर होता है, तो KVA। अब KVA तो हमारा एक कांस्टेंट हो गया, और वोल्टेज ज़्यादा कर दिए तो करंट का मान कम। तो ऐसी स्थिति में करंट जो है वो इसके उल्टा चलती है। अब इसके बराबर करंट का जो लिखेंगे अपन, तो वो I1/I2 लिखा जाएगा। करंट हमारी जो है वो चेंज हो रही है बटा I2। यहाँ पर जो है वो ये 1 और 2 जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी, E1 प्राइमरी, E2 सेकेंडरी, N1 प्राइमरी, N2 सेकेंडरी। तो यहाँ सेकेंडरी वाले को ऊपर लिखा है, प्राइमरी को हमने नीचे लिखा है। जबकि करंट वो है वो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। करंट में हम I1 ऊपर लिखेंगे और I2 नीचे लिखेंगे, क्योंकि करंट जो है वो उल्टी होती है। जैसे वोल्टेज कम करते हैं करंट ज़्यादा हो जाएगी, वोल्टेज ज़्यादा करेंगे करंट कम हो जाती है। तो ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर रेशो। इसका नाम अगर एक कांस्टेंट रखना चाहे तो इसका एक नाम K रख दिया। K करके K अगर मान लो 1 से ज़्यादा है तो स्टेप डाउन और स्टेप अप। जैसे ही आपको वैसे वोल्टेज से आप देख लो कि स्टेप डाउन है कि स्टेप अप है, वैसे ही मालूम पड़ जाएगा। और K में ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 होगा तो वो स्वाभाविक बात है कि ये ऊपर की संख्या का जो मान होगा वो ज़्यादा होगा, नीचे की संख्या का मान कम होगा। माना कि हमने इसका एक नाम रख दिया K, एक नाम रख दिया ट्रांसफार्मर रेशो का। अब पूछा भाई K का मान, अब किसी ने ये भी पूछ लिया कि भाई K का मान कम ज़्यादा है, K इज ग्रेटर देन 1, तो ट्रांसफार्मर स्टेप अप हो गया। ठीक है, K का मान अगर 1 से अधिक है तो ट्रांसफार्मर स्टेप अप, ये स्टेप अप कहलाएगा। ठीक है, अगर मान लो यही ट्रांसफार्मर उल्टा काम कर रहा है, ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज कर रहा है, तो K इज लेस देन 1,
अगर k इज लेस देन 1 यूँ लिखा रह जाएगा तो ये आपका स्टेप डाउन, स्टेप डाउन मतलब k इज लेस देन 1। तो ये भी चीज़ समझ में आ गई। अगर मान लो हो सकता है एग्जाम में इस टाइप से पूछे कि ट्रांसफॉर्मर रेशो में k का मान 1 से अधिक है, तो आपका वो ट्रांसफॉर्मर कौन सा होगा, स्टेप अप होगा, स्टेप डाउन होगा, कौन सा होगा? ट्रांसफॉर्मर में k का मान 1 से अधिक है तो वो स्टेप अप हो गया, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में आपको ऊपर जो है वो आंकड़े ज़्यादा आ रहे हैं, नीचे आंकड़े कम आ रहे हैं, तो स्टेप अप हो गया। k का मान 1 से अधिक तभी होगा, और k का मान 1 से कम है तो नीचे का जो भाग है E1 प्राइमरी वो टर्न ज़्यादा है, मतलब उसके वोल्टेज ज़्यादा हैं, तो फिर वो आपका स्टेप डाउन हो गया। मतलब k का मान 1 से कम है तो स्टेप डाउन। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए तो ऐसे जवाब दे सकते हैं। प्राइमरी, इसमें हमने सप्लाई दी कौन सी, AC बदलने वाली, ये प्राइमरी में सप्लाई दी, इसको हमने कह दिया E1 ये वोल्टेज हो गए प्राइमरी के। अब जैसे ही इसमें सप्लाई जाती है ऐसी सप्लाई, तो फ्लक्स परिवर्तन होगी। ये फ्लक्स परिवर्तन यहाँ से होके जा रही है, ऐसे एक रास्ता जो बन रहा है, तो यहाँ जो फ्लक्स जो जा रही है ये फ्लक्स है, ये 5 मैक्सिमम एक बार में ऐसे जाएगी, आधी साइकिल में जैसे ऐसे टर्न होगी, फिर रिवर्स में फिर वापस ऐसे टर्न होगी, तो ऐसे ये फ्लक्स चेंज हो रही है जो इसको इफेक्ट दे रही है। कोयले को कनेक्शन आपस में नहीं है, प्राइमरी में सप्लाई दी, इसका चुंबकीय क्षेत्र बना, वो दूसरे फील्ड को काटा, उसके जाकर के अब मैक्सिमम इसमें 5 मैक्सिमम इसमें घूमनी चाहिए जो इसको इफेक्टिव बनाए। तो इस प्रकार ट्रांसफार्मर में वोल्टेज पैदा हो गई। ये ट्रांसफार्मर का अन्योन्य प्रेरण मतलब म्यूचुअल इंडक्शन, इसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। एक कॉइल में सप्लाई दो और पास में रख करके दूसरे में वोल्टेज पैदा हो जाते हैं, ये म्यूचुअल इंडक्शन है। तो अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत काम करता है। और वोल्टेज का जो रेशो है, अब फॉर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। माना कि एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण ले लिया, हमें वेल्डिंग करना है। वेल्डिंग करने के लिए एक ट्रांसफार्मर चाहिए। हमने एक ट्रांसफार्मर बना लिया, तो वो स्टेप डाउन चाहिए क्योंकि करंट ज़्यादा आपको चाहिए। हमने ये माना कि ये 220 सिंगल फेस का है, 220 वोल्ट यहाँ दे दिए। और वेल्डिंग के लिए हमें चाहिए 50 से 70 वोल्ट, ठीक है। 50 वोल्ट से 70 वोल्ट पर जो दोनों आपस में टच करोगे तो वेल्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो हमने ये स्टेप डाउन कर लिया, 70 वोल्ट हमने कर दिए। अब 70 वोल्ट हो गया तो वेल्डिंग तो हो ही जाएगी। माना कि ये 3 kVA का है, 3 kVA का ट्रांसफार्मर हमारे पास में है। 3 kVA का ट्रांसफार्मर जैसे हमने लिया है, तो इसके एम्पियर देखें अपन। 3 kVA प्राइमरी में कितने एम्पियर जाएंगे? अगर 3 kVA का है और 220 वोल्ट प्राइमरी के हैं, तो प्राइमरी में यहाँ पर करंट कितनी जाएगी कैलकुलेट करना है। प्राइमरी करंट IP या I1, प्राइमरी लिखो, IP लिखो या 1 लिख दो। IP निकालनी है तो 3000, उसको VA में बदल दिया, बटा वोल्टेज 220 करना, कैलकुलेट कितना आता है, 0 से 0 कट गया, 13.6 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ जो करंट जा रही है हमारी वो 13.6 एम्पियर करंट इसमें से जाएगी। अब इसके वायर की जो साइज होगी वो 13.6 एम्पियर सहन कर सके ऐसी होनी चाहिए। उसी आधार पर अपने को लेना है। तो वायर की साइज किस पे डिपेंड करेगी? एम्पियर पे। तो हमने वायर पतला ले लिया, ठीक है। तो ये वोल्टेज जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पर वोल्टेज है कम। ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमारी यही है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग यही है। अब अपन देखते हैं सेकेंडरी साइड में। सेकेंडरी साइड में कितने एम्पियर जाएंगे? सेकेंडरी साइड का तार कौन सा लेंगे, प्राइमरी का कौन सा लेंगे, ये डिपेंड करता है एम्पियर पे। तो सेकेंडरी में जो एम्पियर निकालना है, आई सेकेंडरी IS कर दो या I2 कर दो, ये सेकेंडरी की करंट हो गई। सेकेंडरी की करंट में ट्रांसफार्मर की रेटिंग तो यही है, तो वही लिखा जाएगा 3000 बटा सेकेंडरी में वोल्टेज कितने दिए। माना कि हमने 70 पे एक टारगेट लेके चलते हैं, 70 पे, तो इसको 70 पे आप कैलकुलेट करते हैं तो कितने एम्पियर आएंगे इसके? 42. ये आपके हो गए 40.8,
बराबर है 42.8 एम्पियर। अब हमें जो लेना है तार इस करंट को सहन कर सके ऐसा तार लेना है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई कि वायर की जो साइज लेंगे वो इतने एम्पियर सहन कर सके ऐसे लेंगे। अब जैसे ही आप लगातार काम करते हैं तो ट्रांसफार्मर गर्म भी होगा, गर्म होगा तो उसको ठंडा करना पड़ेगा। ठंडा करने के लिए अलग अलग विधि अपनाई जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक काम करना है, हमें ट्रांसफार्मर ठंडा करना है, तो उसको ऑयल में डुबो के रखो या उसका हवा में रखो। तो प्राकृतिक हवा देनी है तो इसका जो बॉक्स होगा उसमें छेद कर दो, डक्ट बना दो, तो सामान्य हवा जाती रहेगी। तो नेचुरल एयर कूल्ड हो गया, वो हवा से थोड़ा सा अगर रुक रुक के काम करना है या कम काम करना है तो ये नेचुरल एयर कूल्ड, उसकी बॉडी उस ढंग से आपको बनानी है। दूसरा आपका आएगा एयर ब्लास्ट। एयर ब्लास्ट में एक पंखा लगा दो, मतलब बहुत ज़्यादा अगर कैपेसिटी का है तो पंखा लगा दिया हमने, पंखा लगा करके उसको ठंडा करो, तो वो ये एयर ब्लास्ट हो गया। तीसरी विधि आपकी हो जाती है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपकी है ऑयल कूल्ड। मतलब एक तो इसमें ऑयल का जो दो उद्देश्य है, एक तो कूलिंग करेगा, दूसरा इंसुलेशन भी बनाएगा। तो ये ऑयल जो है, स्पेशल ऑयल के बारे में अपन और चर्चा करते हैं, जैसे इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नमी वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो ऑयल एक स्पेशल ट्रांसफार्मर के लिए जो काम में लेते हैं, तो ट्रांसफार्मर ऑयल के नाम से ही ये आता है। ट्रांसफार्मर ऑयल जो ट्रांसफार्मर है, बहुत बड़े जनरेटर, तो ऑयल एंड वाटर, ये अंदर पानी मिक्स नहीं होगा लेकिन पानी की नलियाँ चलेगी, तो इसके हिसाब से ऑयल एंड वाटर स्पेशल केस में ही होता है, इसका उपयोग सामान्यतः नहीं करते हैं। मैक्सिमम ऑयल कूल्ड, सबसे ज़्यादा 90% उपयोग होता है ऑयल कूल्ड, और हल्के काम के लिए एयर कूल्ड, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में उसको ट्रांसफार्मर हानि भी कहते हैं। ट्रांसफार्मर की हानियों के कारण वो गर्म होते हैं। ये आपको निकालना है तो सबसे पहला, जैसे आयरन लॉस है, आयरन लॉस आपको निकालने हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, उस ट्रांसफार्मर में कितने लोह हानियाँ, आयरन लॉस मतलब लोह हानियाँ, इसको हिंदी में लोह हानियाँ कहेंगे, लोह हानियाँ। और जैसे कि ये ट्रांसफार्मर है हमारा, एलटी साइड में सप्लाई देंगे, माना कि ये एलटी है, ये एलटी कितने वोल्टेज की है, ये ट्रांसफार्मर था हमारा, ये एलटी 70 वोल्ट की है ना, और एसटी थी आपकी 220 वोल्ट, ठीक है। ये इसी ट्रांसफार्मर का अपन ओपन सर्किट टेस्ट करके देखते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट करके इसका आयरन लॉस निकालते हैं। तो हमें क्या करना है, जो 70 वोल्ट वाली जो साइड है एलटी, वहाँ पर एक वाट मीटर लगाना है। वाट मीटर में अपन जानते हैं कि इसमें एक करंट कॉइल होती है जो सीरीज में जुड़ती है, और एक प्रेशर कॉइल होती है जो पैरेलल में जुड़ती है। ये वाट मीटर हो गया हमारा, ये आपका वाट मीटर है। वाट मीटर हमने जोड़ दिया ये, और एक साथ में वोल्ट मीटर और भी जोड़ दिया ताकि हम देख सकें कि हमें 70 वोल्ट से ज़्यादा नहीं देने हैं। ये वोल्ट मीटर हो गया आपका, ये 70 वोल्ट तक इसको सप्लाई देनी है, यहाँ हमने एक वाट मीटर लगा दिया। ये वाट मीटर जो रीडिंग देगा वो इसमें मैक्सिमम फ्लक्स बना लेगा, क्योंकि हमने इसमें कम टर्न पे पूरे वोल्टेज दे दिए। 70 वोल्ट की वाइंडिंग थी, 70 वोल्ट पूरी दे दी, उससे अधिक आपको नहीं देना है, ये ध्यान रखना। 70 वोल्ट एलटी साइड जो है उसमें आपको सप्लाई देनी है। एसटी को ओपन रखना है, जैसे आप 70 देंगे यहाँ 220 वोल्ट बन जाएंगे, लेकिन उसको खुला रखना है, इसलिए इसका नाम जो ये ओपन रखा है, तो इसको ओपन सर्किट टेस्ट कहेंगे। ओपन सर्किट और टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट में एलटी में सप्लाई दी, एसटी को ओपन रखा है और पूरे वोल्टेज दिए जो इसमें रेटिंग है, और फिर वाट मीटर की रीडिंग देखेंगे। ये जो वाट बताएगा कितने वाट हैं, ये आपके आयरन लॉस हो गए। और ये जो आयरन लॉस है भार पर और बिना भार पर एक जैसे मिलेंगे, क्योंकि इसका काम तो फ्लक्स बनाने का है। भार दो चाहे मत दो, भार दोगे तो कॉपर में वाइंडिंग में लॉस होंगे, तो कॉपर लॉस एक्स्ट्रा होंगे। भार नहीं देंगे तो केवल आयरन लॉस, ये तो होते ही रहेंगे, भार दो चाहे नहीं दो। तो ये आपका हो गया आयरन लॉस निकालने के लिए
LT में सप्लाई दो, ST को खुला रखो और पूरे वोल्टेज दो, वाटमीटर की जो रीडिंग दिखाएगा वो आपके आयरन लॉस हो गया। अब दूसरे जो लॉस आपको निकालने हैं कॉपर लॉसेस, इसको ये दूसरे वाले कॉपर लॉस है, इसे हम ताम्र हानि, हिंदी में ताम्र हानियाँ कहते हैं। ये भार के ऊपर होगी, जब तक भार होगा तो होगी, भार नहीं होगा तो नहीं होगी। भार पर ताम्र हानि, उसके लिए अपन करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ये जो टेस्ट होगा वो शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ST साइड में सप्लाई देंगे और LT को शॉर्ट करेंगे। इन दोनों को एक तार के द्वारा दोनों को शॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो वोल्टेज थे 220 ज़्यादा वोल्टेज वाली साइड, उसमें अपन एक वाट मीटर जोड़ेंगे ऐसे। करंट कॉइल इसकी सीरीज में है और प्रेशर कॉइल इसके पैरेलल में है। ये आपका वाट मीटर हो गया। अब ये वाट मीटर रीडिंग देगा, लेकिन अपन यहाँ 220 दे नहीं सकते, कारण कि तो वाइंडिंग जल जाएगी, है ना, मतलब वाइंडिंग आपकी जल जाएगी। इसलिए अपन यहाँ पर 220 के बजाय कम वोल्टेज देंगे। फिर एक ट्रांसफार्मर लगा दो या ऐसा रेगुलेटर लगा दो, ठीक है। यहाँ पर आप कम वोल्टेज देंगे, पूरे वोल्टेज अपन दे ही नहीं सकते इसको, क्योंकि सेकेंडरी आपकी शॉर्ट है तो बहुत हाई करंट जाएगी। अब आपको कितने करंट तक ले जाना है, तो हमने यहाँ देखा कि ये वाइंडिंग जो थी उसकी क्षमता जो हमारी है कि 40 एम्पीयर या 50 एम्पीयर सहन करने की है। एक एम्पीयर मीटर यहाँ लगा दो साइड में, या बीच में एक एम्पीयर मीटर लगा दिया। इस एम्पीयर मीटर की कैपेसिटी देखते हुए तो ये जो टेस्ट है आपका, ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट, इसमें LT को शॉर्ट किया जाएगा और ST में लो वोल्टेज सप्लाई देंगे, पूरे वोल्टेज नहीं देंगे। तो पहले वाला ओपन था तो पूरे दे दिए थे, वो LT साइड में दे दिए थे। अब ST साइड में अगर पूरे दे दोगे तो पूरा ट्रांसफार्मर का धुआं निकल जाएगा। इसलिए 220 वोल्ट साइड में LT को शॉर्ट कर दिया, 220 वोल्ट साइड में लो वोल्टेज की सप्लाई दे करके फिर आप वाट मीटर की जो रीडिंग आएगी वो आपके कॉपर लॉस दिखाएगा। ये आपके कॉपर लॉस होंगे। तो इस प्रकार से आपको लॉस निकालना हो सकता है, आपका प्रैक्टिकल भी आ जाए आयरन लॉस कॉपर लॉस निकालने का। तो आप इस प्रकार से प्रैक्टिकल भी कैलकुलेट करके और आप निकाल सकते हैं।